हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट और आपको बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट के अंदर बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, अभी तक हम जितनी भी अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, हमने दो टाइप की अकाउंटिंग देखी। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग देखा, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा, बट इनमें यहाँ पर हमने डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाया गया। और कंपनी के अंदर बेसिकली डिसीजन मेकिंग काम आता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से आपको जरूर बताऊंगा, पर आप समझिए आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं दोस्त। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सर, हम कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जब हम आगे जाकर अपना फाइनल क्लियर कर लेंगे तो हमारे नाम के आगे सीएमए लग जाएगा। सीएमए का मतलब हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, यहां पर लिखा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट ने जब ओल्ड सिलेबस था तो इंस्टीट्यूट ने मैनेजमेंट का कोई पार्ट ही नहीं दिया था। 2016 सिलेबस तक मैनेजमेंट का कोई भी पार्ट नहीं था। मैनेजमेंट बेसिकली काम आता है डिसीजन मेकिंग में, और ये कहां डाल दिया गया? कॉस्ट वाले पार्ट के अंदर डाल दिया गया। इस बार इंस्टीट्यूट ने जब नया सिलेबस बनाया 2022 का, तो इसमें मैनेजमेंट वाला पार्ट एड ऑन कर दिया गया और कहा कि देखिए कॉस्ट अलग है और मैनेजमेंट अलग रखो, कि मैनेजमेंट बेसिकली कहां काम आता है? डिसीजन मेकिंग में। इसलिए हमारे जो सिलेबस है, हमारा जो पूरा कंटेंट है, हम जो पढ़ रहे हैं सीएमए बनेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये दो सब्जेक्ट जो आपके होते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, ये दोनों आपके सिलेबस के पार्ट अब कर दिए गए हैं 2022 के अंदर। तो एक इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब आपको कुछ बातें बता देता हूं। 2016 सिलेबस में क्या हुआ करता था कि जो पेपर नंबर 8 था कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए इंटर ग्रुप 1 का, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक एडवांस पार्ट डाल दिया था ग्रुप 2 में। कौन से सब्जेक्ट में? कॉस्ट एंड एफएम सब्जेक्ट में। एक था कॉस्ट एंड एफएम। तो जो आपने कॉस्टिंग पढ़ी थी, जिसमें मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट पढ़ा है। अब देखिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीधा ग्रुप 2 दे रहे हैं, ग्रुप 1 नहीं दे रहे। तो कोशिश ये करिए कि पहले ग्रुप 1 को निकालिए और ग्रुप 2 दीजिए बाद में। यही देखिए इंस्टीट्यूट ने भी एक तरीका बनाया हुआ है। फाउंडेशन ग्रुप 1 पहले, ग्रुप 2 बाद में। क्यों बनाया है? क्योंकि उसका एक लॉजिक है। ग्रुप 1 में जो बातें आपको सिखाई जाती है उसका इंप्लीमेंट ग्रुप 2 में आता है। कई सारे टीचर आपको ये कह देंगे कि देखो आप ग्रुप 2 पे डायरेक्ट पढ़ोगे तो आप कर लोगे, नो डाउट। देखिए एडजस्टमेंट वाली बात है, कर लोगे कर लोगे। पर जो बातें आपको ग्रुप 1 में सिखाई जा रही है वो क्या है? वो बेस है। जब आपका बेस क्लियर होगा तभी तो आप एडवांस कर पाओगे दोस्त। तो वही चीज है दोस्त। तो कोशिश ये करिए कि पहले ग्रुप 1 को दीजिए, देन ग्रुप 2 दीजिए। अगर आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आए तो आपके लिए बेनिफिशियल वाला पार्ट होगा। तो जो पेपर नंबर 8 था कॉस्ट अकाउंटिंग, उस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पहले मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट के कुछ चैप्टर होते थे। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप ग्रुप 1 पढ़कर आ गए हो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट का चैप्टर था, वो उसी का एडवांस पार्ट डाल दिया गया था और फर्दर कुछ पार्ट नहीं डाला था कॉस्ट वाले पार्ट में जब 2016 सिलेबस था। तो बेसिकली हुआ क्या? जो हमने कॉस्टिंग पढ़ी उसमें जो कॉन्सेप्ट रह गए थे, जैसे कि अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड के अंदर रह गया था भैया सेल वेरिएंस, स्टैंडर्ड के अंदर आ गया फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। जितने भी ओवरहेड वेरिएंस है वो नहीं पढ़ाया था, वहां पर सिर्फ क्या पढ़ाते थे? मटेरियल और लेबर वेरिएंस। आगे के नहीं पढ़ाया था, वो आगे के यहां पढ़ा दिए गए। तो क्या करा 2016 सिलेबस में कॉस्टिंग के ही 3 चैप्टर को उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डाल के उसी को एडवांस बनाकर कॉस्ट एंड एफएम के पार्ट में डाल दिया गया। 50 मार्क्स में क्या ही पूछ लेगा। डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाई गई। और जब स्टूडेंट 2016 सिलेबस का फाइनल में आया, हम जब फाइनल में पहुंचे और हमने जब कॉस्टिंग देखी वहां पर, तो वहां सारा डिसीजन मेकिंग तोते उड़ गए। यार वहां तो हमने कभी नहीं सीखा। डिसीजन मेकिंग के नाम पे आपने क्या ही सीखा है? 1% सिखा दो उस डिसीजन मेकिंग के नाम पर। 1% सीखा है कॉस्टिंग में, सीएम इंटर कॉस्टिंग के पेपर नंबर 8 में 1% डिसीजन मेकिंग सीखा है आपने। कहीं कहीं बोल देता है कंक्लूजन दे दो, बाकी सॉल्व करके दे दो। जब आप सीएम इंटर ग्रुप 1 पढ़कर आए, मैं आपको ये बातें पहली क्लास में इसलिए बता रहा हूं, जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे यहां रट्टू तोता नहीं चलेगा दोस्त। यहां ये पर्पस नहीं होगा कि आप सिर्फ क्वेश्चन करके आंसर निकाल के खत्म कर दो। यहां नंबर ही एंड आंसर के होंगे। आप जब पढ़ोगे तो एंड आंसर आपसे पूछा जाएगा, कंक्लूजन बताओ, आपकी क्या राय है वो बताओ। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो नाम दिया गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
राइट। तो 2016 सिलेबस जैसे कि मैंने कहा आपसे, मैं ये बातें आपको पहली क्लास में बताऊंगा, फर्दर कोई क्लास में ये बातें नहीं बताने वाला। आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, आज मैं आपको अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या और कैसे ये कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंशिएट करता है, कैसे ये अलग है। ठीक है सर। फिर आपको चर्चा होगी आज की क्लास के अंदर कि किस तरीके से हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कौन कौन सी चीज हमें पहले करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज हम बाद में करेंगे हैं, और क्या क्या हम इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करने वाले हैं, क्या क्या हम अपने सिलेबस के अंदर कवर करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक मिनट दे दीजिए मुझे। ठीक है सर। तो आज की क्लास की चर्चा हमारी यही होने वाली है कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, भले ही आप स्पीड में देख लीजिए पर देखिए जरूर इस क्लास को। तो सर फाइनल में जो बच्चा आता था ना, 2016 से फाइनल में बच्चा आता था, उसके तोते उड़ जाते थे ये सोचकर कि यार डिसीजन मेकिंग समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे मैं डिसीजन लूं, कैसे मैं राय दूं अपने सीनियर को। आप एज अ सीएमए जब मार्केट में जाओगे, किसी के वहां पर काम करोगे, किसी के वहां पर जॉब करोगे, तो उनको आपको क्या देना होगा, डिसीजन देना होगा। उनको आपको बताना पड़ेगा देखो हम ये 3 ऑप्शन लेकर आए हैं, डिसाइड आप कर लो, हेल्प हम आपकी कर रहे हैं, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। ये चीज आपको बतानी ही पड़ेगी। और ये जब फाइनल में आता था तो भाई फाइनल में नहीं हो पाता, रीजन है बिल्कुल नहीं हो पाता था। इसमें एक चैप्टर दिया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले सिलेबस में, एक चैप्टर दिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब 2016 सिलेबस का थर्ड ग्रुप का एससीएम निकाल के देखो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एबीसी एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वहीं पर था। मार्जिनल जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाया गया ना, बहुत डिटेल लेवल पे, पता जो मार्जिनल आप यहां पढ़ोगे ना, एज इट इज मार्जिनल आप फाइनल में पढ़ोगे। पहले बहुत बड़ा गैप आ जाता था, जो मार्जिनल हम यहां पढ़ते थे फाइनल में देखते थे तो गायब। अब जो मार्जिनल के जितने टॉपिक आप यहां पर पढ़ रहे हो, वो सेम टॉपिक आप फाइनल में दोबारा पढ़ोगे, उसमें बस एडवांस क्वेश्चन करोगे, एडवांस क्वेश्चन करोगे, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। तो कितना अच्छा कर दिया गया। और एक बात बताऊं आपको मैं दोस्त, जो बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगी, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देने के बाद हमें 15 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। नहीं ऐसा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देने के बाद हम ग्रुप 3 भी देख सकते हैं और उसके बाद 15 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब 15 महीने की ट्रेनिंग तब करनी होती है जब ग्रुप 4 या ग्रुप 3 लेफ्ट हो, मतलब एक ग्रुप लेफ्ट हो, उससे पहले करनी होती है। अब आपने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 2 दिया, ग्रुप 3 दे दो, फिर कर लो ट्रेनिंग, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 4 दे दो, फिर ट्रेनिंग कर लो। तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो जब आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे दोगे तो ग्रुप 3 भी दे देना, फिर ट्रेनिंग करके ग्रुप 4 निकाल देना। ग्रुप 4 ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 दे देना पहले आप। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़कर आए, यहाँ तो एससीएम बिल्कुल सेम सेम है। तो ग्रुप 2 में आप ओएमएसएम पढ़ते हो, वही ओएम का पार्ट एससीएम के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, आप क्लास भी नहीं लोगे दोस्त, आप क्लास भी लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर। तो ये एक चीज होती है जो आपको सोचना है। बट एससीएम तो तभी आसान लगेगा ना फाइनल का, जब आप ये ढंग से पढ़ोगे। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे होंगे यहाँ पर जिन्होंने मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा होगा, और आपको पता है मैंने कितना इन डेप्थ तरीके से पढ़ाया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग, और आवर्स लगाए हुए हैं, घंटे लगाए हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटे लगाए, 170 आवर्स में ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट करा था। और लगभग इतने ही घंटे लगाकर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा। वो आपको इधर कुछ क्लासेस देखने में ही डिफरेंसेस नजर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत सारी बातें हो गई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन काम आपका इन डेप्थ नॉलेज लेने का है। जितना आप इन डेप्थ स्कोप चैप्टर वाले सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उतना आप डिसीजन देने में काम रहोगे, या डिसीजन किसी को डिसीजन दिलवाने में उसकी हेल्प करोगे। आइए इस चैप्टर को समझते हैं, इस सिलेबस को समझते हैं, और देखते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितने मॉड्यूल है एज पर 2012-22 सिलेबस। आइए, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 मॉड्यूल है। टोटल हमारे पास कितने मॉड्यूल है दोस्त, 10 मॉड्यूल है। तो आइए निकालिए एक नई कॉपी। देखिए 2 तरीके की कॉपी आपको निकालनी है। सबसे पहली बात, आपने अगर कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे से पढ़ा हो या मेरे डेमो लेक्चर आपने यूट्यूब पर देखे हो, तो आपने देखा होगा कई इतने सारा पार्ट मैं सिर्फ लिखवाता हूं। तो इसलिए कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, एक कॉन्सेप्ट कॉपी बना लीजिएगा और क्वेश्चन कॉपी अलग बना लीजिए। वो ब्लैक वाली बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन वाली, पर कॉन्सेप्ट कॉपी बिल्कुल व्हाइट बनाना, क्लासमेट वाली, जिससे आपको आसानी हो आगे जाकर रिवीजन करने में। हालांकि मैं भी कुछ नोट सेव करता हुआ चलूंगा, जो भी है, पहले तो नहीं करता था, अब कर लूंगा। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं हो पाता,
मिस हो जाती है कोई चीज, तो इसलिए आप भी करते रहिए, ठीक है। चलिए सर, हमारे पास टोटल 10 मॉड्यूल है और सेक्शन एच तक हमें यहां पर दिया गया है। 10 मॉड्यूल की कवरेज क्या है, क्या क्या इन 10 मॉड्यूल में होने वाला है, कॉपी निकालिए कॉन्सेप्ट की और उसमें लिखना चालू करिए। सबसे पहले आता है मॉड्यूल 1। अब आप कहोगे सर ये तो हमने पहले से बुक में है। नहीं, बुक में है कोई बात नहीं, फिर भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बार बार आप बुक नहीं खोलोगे दोस्त, ठीक है ना, फिर भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको, बुक बार बार नहीं खोली जाती। हमारे पास टोटल 10 मॉड्यूल है। 10 मॉड्यूल में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो उस चीज से लिखते भी रहिए। पहला मॉड्यूल जो है वो थ्योरी है, जिसका नाम दिया इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है सर, इंट्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, कृपया करके लिख लेना। मैं आपके इतने प्यारे नोट्स बना दूंगा, आपको बहुत हेल्प होगी। जो स्टूडेंट ग्रुप 1 में कॉस्टिंग पढ़ के आया उसको पता है मैं नोट्स बनाता हूं, और डिटेल लेवल पे नोट्स बनाता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूं। यहां आगे आपके पास मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 यही वाला जो है वो बता रहा था मैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और ये मैंने फाइनल की क्लास यूट्यूब पर डाली हुई है, तो यहां पर डाल दिया गया, पहले ये फाइनल के अंदर था सिर्फ। यहां आ गया मॉड्यूल 3, जो आपका फेवरेट मॉड्यूल है, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल। तो आप ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में, इसलिए मैं हमेशा ये कहूंगा पहले ग्रुप 1 दो, फिर ग्रुप 2 दो, क्योंकि पहले ग्रुप 1 दोगे तो मार्जिनल आप पढ़कर आएंगे। कोई भी टीचर आपको कह रहा है ना कि नहीं ग्रुप 4 भी दे सकते हो, नो डाउट, पर गलत है देना मेरे हिसाब से। तो भाई मैं अपनी कुछ राय बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है। मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ इन डेप्थ पढ़ना है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। देख रहे हो आप, यहां पर आ गया आपका डिसीजन मेकिंग। मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9 और मॉड्यूल 10। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर थ्योरेटिकल नाम है ही नहीं कुछ, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। थ्योरेटिकल तो अब नाम आते के मतलब पेपर के अंदर जो थ्योरी आएगी वो एमसीक्यू बेस्ड आ गया, और एक क्वेश्चन छोटा मोटा आ गया, एक दो क्वेश्चन, पूरा सिलेबस ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ये सारा प्रैक्टिकल है। इसके अंदर देखिए थोड़ी तो होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एडवांस, एडवांस मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने ग्रुप 1 में नहीं पढ़े थे वो और डाल दिए गए, जो कॉन्सेप्ट आपने ग्रुप 1 में पढ़े थे वो भी डाल दिए गए। मतलब इसलिए एडवांस का, ग्रुप 1 में जो पढ़कर आए वो तो पढ़ोगे ही साथ में दोबारा, मेटेरियल और वेरिएंस, उसके अलावा भी और कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे। सिमिलरली बजट, ये भी एडवांस, जो आपने पढ़ा था वो तो पढ़ोगे ही, और जो पढ़ा नहीं वो भी पढ़ोगे, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आता है आपके पास डिविजनल परफॉर्मेंस। एक मिनट रुको, ये गड़बड़ हो गई, ट्रांसफर प्राइसिंग तो भूल गया मैं। मॉड्यूल 5 में है ट्रांसफर प्राइसिंग, बहुत ही प्यारा। और आप यकीन मानिए दोस्त, आप निकाल के देखिए 2022 सिलेबस का स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एससीएम का सब्जेक्ट खोल के देखिए, ये आपको दिखेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, ये आपको दिखेगा वहां पर, ये आपको दिखेगा वहां पर, ये एज इट इज जहां पढ़ोगे वहां दिखेगा, ये एज इट इज जहां पढ़ोगे वहां दिखेगा। मतलब मेरे से ये सब्जेक्ट पढ़ लो और एससीएम पढ़ने की जरूरत नहीं है फाइनल के अंदर, मैं खुद कहूंगा मत लेना क्लास, ये सब्जेक्ट पढ़ लो आप मेरे से। ये वहां पर है, ये वहां पर है, ये वहां पर है, और ये वहां पर, ये भी यहां पर, वो भी यहां पर, ये सारे टॉपिक वहां पर एज इट इज डाल दिए गए।
और फाइनल लेवल तक पढ़ा दूंगा और बताऊंगा, वहां पर आपको फाइनल के क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा, आपको फाइनल के क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा एक दो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरे को क्लास की जरूरत नहीं है। फाइनल की क्लास पता है ना कितनी महंगी देते हैं। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी फाइनल में है। इस बार का कोर्स देख के ना इतना अच्छा लगा मुझे। और डिसीजन थ्योरी, तो ये आपके पास पूरा सिलेबस है। अब आप देखिए कि इसमें वेटेज कितनी है। देखिए वेटेज तो इंस्टीट्यूट अपने आप से खुद फॉलो नहीं करता, कभी ज्यादा कभी कम कर देता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता ही है। सबसे पहले मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5, मतलब ये तीन मॉड्यूल जो है ना, मॉड्यूल 3, 4, 5, ये तीन मॉड्यूल 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, 30% की वेटेज रखते हैं। अगर पेपर 128 मार्क्स का आता है, दिखाता हूं मैं आपको, पेपर हालांकि 128 मार्क्स का आता है, 127, 128, तो 128 मार्क्स के पेपर में 30% करोगे तो 38.4 मार्क्स का, मतलब ये लगभग लगभग ये तीन चैप्टर 38 मार्क्स कवरेज रखता है पूरे पेपर की। 38 मार्क्स, पेपर 128 मार्क्स का आता है दोस्तों आपको ऑप्शन मिलाकर, सर ये 5% है। 5% का मतलब पेपर अगर 128 मार्क्स का आता है तो 5% मतलब इससे एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का लगभग, ऐसे 7 मार्क्स का आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 7 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन देते या एमसीक्यू में पूछ ले, ये थ्योरेटिकल है। सर ये 10% की वेटेज रखता है, और 10% का मतलब ये 12 मार्क्स का लगभग इसकी वेटेज है, 12 मार्क्स की इसकी वेटेज है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 15% की वेटेज, बजट 15% की वेटेज। 15% का मतलब हो गया 128 का 15%, ये आ गया लगभग 20 मार्क्स की वेटेज इसकी है, 19 से 20। देखिए 19 से 20 मान लो इसको, तो इस तरीके से चलिए कि अगर मैं, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या चीज बता रहा हूं, हमेशा स्टूडेंट ना इस पर फोकस करता है, मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल, इसको लगता है 30 मार्क्स की वेटेज कितनी ही बड़ी है, 30 मार्क्स भाई 38 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितनी ज्यादा वेटेज होगी इसकी। और समझिए आप इस बात को, इस चीज को समझिए कि अगर आप स्टैंडर्ड बजट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखें तो ये मार्जिनल से ज्यादा आसान है। 15-30, 15-15-30 और 10-40 मार्क्स की वेटेज है इनकी अकेले की, अगर आप इन तीन, और अगर आप दो चैप्टर इसके अंदर एक चैप्टर और ऐड कर देंगे ना, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर, 50 मार्क्स की वेटेज रखते हैं सर ये चैप्टर, 1, 2, 3 और ये 4 मार्जिनल छोड़कर भी 50 मार्क्स की वेटेज है इन चैप्टरों की। ये आपके पास 5 मार्क्स की वेटेज है, और ये आपके पास 10% मार्क्स की वेटेज है। तो लगभग लगभग इस तरीके से आपका सिलेबस की वेटेज दे रखी है। सबसे ज्यादा समय जो लगता है वो मार्जिनल पढ़ने में लगता है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर 3 मॉड्यूल बना रखे हैं अलग अलग, बट दोस्तों यहाँ पर जब ये वाला मॉड्यूल करते हो तो इसके साथ आपको ये करना होगा, उसके साथ ये करना होगा, तीनों एक साथ करना होगा, अलग अलग नहीं कर सकते। तो 3 मॉड्यूल को एक चैप्टर मानो बहुत बड़ा, और सिमिलरली यही 3 मॉड्यूल फाइनल में भी आपको एज इट इज दिखेंगे। अब देखिए करना कैसे, सबसे पहले हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले, जरा इधर देखिए। हम अपने सिलेबस के अंदर जो कवरेज होगी वो क्या क्या होगी। सबसे पहले हम न्यू सिलेबस का जो मॉड्यूल है वो करेंगे, ठीक है सर। न्यू सिलेबस के जो पेपर हो गए, न्यू सिलेबस के जो पेपर हुए ना वो करेंगे, न्यू सिलेबस का मॉड्यूल और न्यू सिलेबस का पेपर वो करेंगे। तीसरा ओल्ड सिलेबस, अब देखिए ऐसा होता है, जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस होता है ना, उसमें बस फर्क क्या होता है, न्यू सिलेबस में कुछ क्वेश्चन नए ऐड कर दिए होते हैं और ओल्ड के भी न्यू सिलेबस में डाले होते हैं। लेट्स सपोज कि ओल्ड सिलेबस में 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से 30 तो न्यू में भी होंगे और 10 नहीं होंगे, 10 छोड़ दिए होंगे, तो वो 10 कर लेंगे ओल्ड सिलेबस के। मतलब जो चीज न्यू और ओल्ड में सेम क्वेश्चन है वो तो कर ही लिया न्यू में, और जो चीज छूट गई है वो ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन मॉड्यूल कवर कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ओल्ड क्यों करा रहे हो, हमारा तो न्यू सिलेबस है।
तो जितना पुराना सिलेबस होता है उतना इंपॉर्टेंट होता है पेपर में आने के लिए। इंस्टीट्यूट को पता है, आप इंस्टीट्यूट को पता है, हर एक बच्चा न्यू सिलेबस की बुक उठा के करता रहेगा। इसको ओल्ड सिलेबस की बुक से क्वेश्चन दे देते हैं, इसको नया नया से लगेगा, पता नहीं चलेगा कहां से आया। इसलिए ओल्ड सिलेबस करना भाई जरूरी है। इसके बाद जो ओल्ड सिलेबस के पेपर हुए हैं, जिसमें कॉस्टिंग वाला पार्ट जो था, जिसमें मार्जिन स्टैंडिंग बजट पूछा, उसके क्वेश्चन करेंगे। ओल्ड सिलेबस के पेपर के क्वेश्चन भी करा जाएगा। और कहां तक करेंगे दोस्तों? 2016 जो सिलेबस था ना, वहां से लेंगे और 2022 तक टिल उनके क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने मान लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाया, तो स्टैंडिंग कॉस्टिंग में सबसे पहले मॉड्यूल लेऊंगा, फिर 2000 ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल ले लूंगा। ठीक है, मेरे बुक में ऐसा बना होगा। मैं बुक बना रहा हूँ, बुक मेरी बुक है ही नहीं बेसिकली, वो इंस्टीट्यूट की बुक को कॉपी कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि ग्रंथ है सर इंस्टीट्यूट का बुक। आप समझिए, आप कहीं से भी क्वेश्चन लाकर डाल दो, पेपर इंस्टीट्यूट की बुक से ही आएगा। इंस्टीट्यूट की बुक में क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले आपको पढ़ो आपका न्यू सिलेबस का मॉड्यूल, ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल, पास्ट ईयर पेपर। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही है तो एक और चीज ऐड कर दो यहाँ पर, वर्क बुक। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। और ये सारी चीजें मैंने अपने 2000 ये सारी चीजें, ये सही कंटेंट मैंने कॉस्टिंग के पेपर नंबर 8 ग्रुप 1 में भी पढ़ाया हुआ है। जो स्टूडेंट मेरे को वो क्लास देख कर आया उसको पता है, ये सारी चीजें वहां पर उसको मिली हुई है। एक एक चैप्टर में 50-50 क्वेश्चन कराए हुए, इसलिए तो नंबर्स ऑफ क्लास लगती है सर ज्यादा। अब सुन लो कैसे करेंगे। देखिए ऐसा होगा, मेरी बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मेरी बुक में तरीके से मिलेगी चीजें। पहला 2022 के क्वेश्चन इस चैप्टर के, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो उसको न्यू मॉडल के क्वेश्चन आ गए, फिर 2016 के क्वेश्चन आ गए, फिर पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन आ गए, ऐसे लिखा होगा, और वर्कबुक के क्वेश्चन आए, ऐसे 4 भागों में बांटा होगा। और एक बात का आपको तय कर देता हूं मैं, मेरी बुक में अगर 50 क्वेश्चन है ना, 50 के 50 में क्लास में ही कराता हूं। तो बाकी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं करता, मैं किसी इंस्टीट्यूट को गलत नहीं कह रहा, बट बाकी इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि बुक में तो भर भर के क्वेश्चन डाल देते हैं, पर बाकी सारा होमवर्क में दे देते हैं। और क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन डाले तो क्लास के अंदर 20 ही कराते हैं, बाकी 30 दे देते हैं। इसलिए तो नंबर्स ऑफ क्लास सर आप खुद समझिए, अगर मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो नंबर्स ऑफ क्लास तो ज्यादा लगेगी ना। मैं कैसे करा सकता हूँ 100 घंटे में अपनी करो? आपको लग रहा होगा कि यार बाकी टीचर तो 100 घंटे में करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना सर, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो होगा। और कैसे होगा? वो इसी तरीके से होगा, कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पर कॉम्प्रोमाइज कहाँ होगा? क्वेश्चंस के अंदर। जो मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा वहीं पर वो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी 20 होमवर्क में देंगे, सेम के। आपको लग रहा है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट सर ये ठीक नहीं है। हर एक स्टूडेंट अलग होता है। कोई स्टूडेंट कहता है यार अगर मेरे को 2 क्वेश्चन सेम नजर आ रहे हैं, मैंने एक सर ने करा दिया, एक मैं खुद कर लूंगा, तो उससे भी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरू से थोड़ा कमजोर होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे तरीके के स्टूडेंट हो, फिर डाउट आते हैं, और वो टीचर डाउट भी नहीं बताएंगे आपको, या वो टीचर डाउट देने में आपको लेट करेंगे। मैं ऐसा सिस्टम रखा ही नहीं भाई। डाउट आएगा, यार बताओ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, मान लो मैंने 4 क्वेश्चन छुड़वा दिए, 4 लोगों को 5 लोगों को डाउट आएगा, 8 तो गया। अरे एक क्लास में 4 क्वेश्चन करा देता, डाउट ही नहीं आता। तो मेरा पर्पस ये रहता है कि डाउट कम से कम आए, इसलिए सब ज्यादा से ज्यादा क्लास में कवर करा दो। तो सारे क्वेश्चन क्लास में कवर होंगे, जो भी आपको बुक में मिलेंगे वो क्लास में करो। बुक अभी बन रही है, जैसी बनेगी मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही दे दूंगा। ठीक है सर, तो ये हमारे सिलेबस का कवरेज रहने वाला है, जो मैं आपको कराने वाला हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे ही कराता हूँ, और मैं कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं कराता। मैं कुछ नए क्वेश्चन वैसे कुछ नहीं होते कि बाहर के क्वेश्चन कराओ या इधर सीए की बुक के क्वेश्चन कराओ। मैं सिर्फ सीएमए का कंटेंट पढ़ाता हूँ, और सीएमए की बुक के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। बुक में इसी तरीके से होगा, नया सिलेबस का मॉड्यूल, ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल की क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर और वर्क बुक के क्वेश्चन, इस तरीके से डिवाइड हो रखे होंगे क्वेश्चन। सही है सर? चलिए, तो ये हमारी सिलेबस की कवरेज है जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमें कौन सा चैप्टर पहले करना है और कैसे कैसे हम करेंगे। देखिए, इन टोटल ओवरऑल मैं आपसे पूरी कह रहा हूं कि मिनिमम 150 आवर्स तो लगेंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा सर, मैं सारे ही कराऊंगा। आप भले ही मत देखो, आप मत देखिए। अगर आपको लगता है कि 150 आवर बहुत ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 10 क्लास कॉन्सेप्ट की थी, उसके बाद 5 क्लास आपके पास क्वेश्चन में खत्म हो गई, 5 क्लास में मैंने और क्वेश्चन कराए हो जाते, वो 5 क्लास मत देखो, 5 घंटे कम हो गए आपके। तो इस तरीके से आप अपने आवर्स को कम कर सकते हैं। अगर आप, कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर आप इतना घंटे पढ़ा देते हैं, तो बस आपको एक ही चीज करनी है। जो लगता है आपको यार मैं इतने घंटे पढ़ने के, मैंने तो सारे क्वेश्चन ऐसे करे हुए हैं, तो क्लास आप छोड़ सकते हैं। बट मेरी मजबूरी समझिए, मेरे को पूरे स्टूडेंट को देखकर चलना पड़ता है, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे।
नहीं तो स्टूडेंट के डाउट आएंगे, सर ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया। मैं आपको यकीन दिलाऊं आते हैं डाउट, मैं इसलिए पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं। अगर गलती से एक क्वेश्चन मिस हो जाता है तो वो क्वेश्चन का मैसेज आता है मेरे पास कि सर ये डाउट हो गया है, ये नहीं हो रहा मेरे से, ये क्वेश्चन आपने क्लास में भी नहीं कराया। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ, एक दो छूट जाते हैं ना कभी, तो कोशिश करता हूँ कि करा दूं, नहीं तो वो सारे डाउट मेरे पे आते हैं, फिर मुझे ही परेशानी होती है उनको समझाने में, मैसेज में समझाने में और क्लास में बताने में फर्क हो जाता है ना सर। इसलिए करा दो और छुट्टी रहो, ठीक है सर। बाकी आपके ऊपर है, आप ज्यादा क्वेश्चन करना चाहे तो कर लेना, नहीं करना चाहे तो छोड़ देना। अच्छा सर, अब हम कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट दोस्तों ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा थ्योरेटिकल है, हमें सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझना है और उसके बाद हमें सीधा ही करना है। देखिए आपने अगर मेरा कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखा होगा, कॉस्टिंग का क्लास देखी होगी पेपर नंबर 8 की, तो वहां पर मैं क्वेश्चन में कभी नहीं आया था, पहले मैं कोई बड़े चैप्टर में कभी नहीं आया था। मैंने 10 क्लास लगाई थी सिर्फ बेसिक समझाने के लिए, सिर्फ बेसिक समझाने के लिए 10 क्लास लगाई थी। जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया था, आज भी यूट्यूब पर बढ़िया आप देख सकते हैं, जब बेसिक स्ट्रांग हो गया था तब जाकर मैं आगे बढ़ा था, क्योंकि आप पहला बार था वो कॉस्टिंग, आप पहली बार पढ़ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ग्रुप 1 पहले देना, ग्रुप 2 बाद में देना, ठीक है। बेसिक आपका क्लियर है दोस्त, कॉस्टिंग ग्रुप 1 की आप पढ़ोगे, बेसिक आपका क्लियर होगा, मैंने आपका वहां पर क्लियर भी करा हुआ है। पर वो स्टूडेंट जो ग्रुप 2 पहले दे रहे हैं, बात मानिए मेरी दोस्त, कृपया करके समझिए बात को, ग्रुप 1 पहले दो, वो बेनिफिट है, वो सारी चीजें आप पहले पढ़ोगे, जब आप दूसरी बार एडवांस पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, बेसिक वहां पर है। आप फाउंडेशन से इंटर में आ जाते हो, तो इंटर ग्रुप 2 क्यों जा रहे हो आप? जो तरीका इंस्टीट्यूट ने बताया है उसी तरीकों को फॉलो करो सर, ऐसे कोई सोच समझ के ऐसे कोई हवा में नहीं बना दिया वो तरीका। ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट पहले डाले गए हैं वो इसलिए डाले गए क्योंकि वो जरूरी है, पहले पढ़ना होना चाहिए स्टूडेंट को, इसलिए डाले गए। बाकी आपकी इच्छा है। और अगर कोई कह रहा है कि मैं नहीं, मैं तो ग्रुप 2 ही पहले दूंगा, तो देखो सर वो भी समझ में आएगा, उसको भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मैंने ग्रुप 1 नहीं पढ़ा तो ग्रुप 2 पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में इंग्लिश में सब तरीके से लिखवाऊंगा पूरा तरीके से। आप जब 4-5 क्लास देखोगे ना दोस्त, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको खुद क्लियर हो जाएगी चीजें। अब इधर देख लीजिए, सबसे पहले अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखने जा रहे हैं कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। एंड इसके बाद मैं क्या कराने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इस तरीके से नहीं चलने वाला। मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाने का रीजन ये है कि एक सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और समझने के लिए भी बहुत काफी अच्छा चैप्टर, और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। तो आज की क्लास में तो करना कैसे है, देखो मैं आपको 2 बुक बनाकर दूंगा, एक तो क्वेश्चंस की बुक बनाकर दूंगा जिनके आंसर मैं क्लास में कराऊंगा, दूसरी मैं आपको थ्योरी की बुक बनाकर दूंगा और थ्योरी वाली क्लास अलग से होगी, इसमें मैं अटैच नहीं करने वाला। क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट भी बोर हो जाता है, वो कह रहा है मार्जिनल पढ़ रहा है, अब मार्जिनल में उसने 4 क्लास थ्योरी थ्योरी पढ़ा, अब उसको समझ नहीं आ रहा यार थ्योरी थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने इस बार डिसाइड ये करा है कि प्रैक्टिकल पार्ट की क्लास अलग होगी और थ्योरेटिकल पार्ट की क्लास अलग होगी। प्रैक्टिकल पार्ट पहले कवर करेंगे क्योंकि 95% सिलेबस का जो कवरेज है वो प्रैक्टिकल है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट पहले करेंगे, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी अलग से बुक बनाऊंगा नोट्स की, और वो बुक आपको प्रोवाइड करके फिर थ्योरेटिकल पार्ट भी वहीं पर कवर करेंगे, राइट। तो दोनों अलग अलग पार्ट रहेगा, तो कृपया करके थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये मत कहिएगा क्लास के बीच में कि सर आप थ्योरी तो करा ही नहीं रहे, सर आप थ्योरी तो करा ही नहीं रहे, वो अलग से कराएंगे, अलग से चीजें होगी, जो मॉड्यूल में आपका रहेगा वो अलग से होगा, राइट। तो मान लो मैं यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको कुछ बेसिक बातें समझा रहा हूँ आज, और मैंने कहा चलो ये चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, यार चैप्टर नहीं सीधा ये करते हैं। तो इसका लॉजिक ये है कि जो चैप्टर यहाँ बच गया, जो कॉन्सेप्ट यहाँ बच गया, उसको ऐसा नहीं छुड़वा दिया, अलग से थ्योरी वाली क्लास बनाकर उसमें करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से ज्यादा है, थ्योरेटिकल से कम है। 95% चांस है प्रैक्टिकल आएगा, 5% चांस है थ्योरेटिकल पूछा जाएगा, ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो आइए एक बार हम पेपर भी देख लेते हैं, जो हमने हमारा पेपर हुआ है अभी 2022 सिलेबस का, जो भी पेपर हुआ उसका एक पेपर खोल के मैं आपको दिखाता हूं, और ये चेक करते हैं कि सर कितने परसेंट, कितने मार्क्स की थ्योरी आ रही है। 128 मार्क्स का पेपर आता है और उसमें से कितने मार्क्स की थ्योरी है और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और इससे आप एक अंदाज, देखो मेरी बातों पे विश्वास मत करो, पर पेपर की बात पे तो विश्वास करोगे ना दोस्त। तो आइए एक बार पेपर देख लेते हैं। तो पेपर मैंने खोल रखा है पहले से ही डाउनलोड करके, देखिए कौन सा पेपर है, दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का मैंने पेपर खोल रखा है, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। अब सबसे पहले देखिए कि आपके पास एमसीक्यू है। देखिए एमसीक्यू आपको पता है, एमसीक्यू वही स्टूडेंट सोल्व कर पाएगा जिसने
चैप्टर को इन डेप्थ तरीके से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल लेवल पे पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं आपको कराई दूंगा, तो वो आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। देखिए जरूरी नहीं कि हर एक एमसीक्यू थ्योरेटिकल बेसिस है, ये थ्योरेटिकल बेस हो गया तो ये नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आ गया आपके पास, है ना, ये थ्योरेटिकल आ गया, ये थ्योरेटिकल है तो ये प्रैक्टिकल आ गया। तो जरूरी नहीं है कि सारे एमसीक्यू आपके प्रैक्टिकल है। अगर आपके पास 15 एमसीक्यू आ रहे हैं तो समझ लीजिए आधे प्रैक्टिकल और आधे थ्योरेटिकल होंगे। तो ये देखो ये प्रैक्टिकल आ गया, फिर से प्रैक्टिकल आ गया। और ये ऐसे क्वेश्चन है, फिक्स कॉज इज रेलिवेंट कॉज इफ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना मार्जिनल, तो ये आपको ऐसा लगेगा चुटकियों में कर दूंगा मैं, फिक्स कॉज इज रेलिवेंट कॉज इफ, ये पता आपने कॉस्टिंग में, ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है। और ये सही बता रहा हूँ रियलिटी, ये सेम एमसीक्यू फाउंडेशन में भी था, फाउंडेशन में भी था। अगर आप फाउंडेशन पढ़ के आए एमसीक्यू पढ़ा होगा आपने, ये प्रैक्टिकल है, देखो ये भी प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ज्यादातर। अब मैं मेन मुद्दे पे बात करते हैं जो सेक्शन बी है। अब आप सेक्शन बी को देखिए सर, पहला क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी का, सेक्शन पहला क्वेश्चन बना है, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन होता है 2 से स्टार्ट, 2 का ए और 2 का बी। 2 का ए देखो थ्योरेटिकल है, कहां से पूछा गया है, कहां से पूछा गया है, पहले चैप्टर से पूछा गया है। इधर देखिए, इधर देखिए दोस्त, पहला चैप्टर कितने मार्क्स का बोला मैंने, 5%, 7 मार्क्स का लगभग आएगा, और 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन उठाकर दे दिया है पहला चैप्टर की थ्योरी। क्या आपको लगता है मैं नहीं कराऊंगा? कराऊंगा सर, पहला चैप्टर कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे पता 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें से, क्यों नहीं कराऊंगा। पहला चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाना है, बिल्कुल अपने खुद के नोट्स दूंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल देखो अलग ही दिख जाता है। तीसरा क्वेश्चन में आइए प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन आइए, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रैक्टिकल है, फोर्थ क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी प्रैक्टिकल है, ठीक है नहीं। पांचों क्वेश्चन पाइए, पांचों क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल है, पांचों क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी प्रैक्टिकल है। छठा क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रैक्टिकल, देखो वेरिएंस आ गए सारे के सारे, सेकंड पार्ट भी प्रैक्टिकल है, ठीक है प्रैक्टिकल। सातवें क्वेश्चन का पहला पार्ट भी प्रैक्टिकल है, दूसरा पार्ट भी प्रैक्टिकल है। आप मुझे बताओ 2 से लेकर 7 तक कितने थ्योरी आई? सर एक थ्योरी पूछी गई है, वो भी पहले चैप्टर से। हमेशा पढ़ाई, हमेशा अकॉर्डिंग टू कंटेंट पढ़ो, अकॉर्डिंग टू जैसा पेपर आ रहा है उस तरीके से पढ़ो। ये नहीं कि सर थ्योरी छुड़वा दी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे डाउट आते हैं काफी मन में। पर समझिए थ्योरेटिकल पार्ट है ही कितना, प्रैक्टिकल पार्ट में फोकस करेंगे ना सर। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसके मैं अलग से कराने को रेडी हूं, मना तो कर नहीं रहा। देखो 8वें का लास्ट क्वेश्चन है, 8वें का ये प्रैक्टिकल आ गया, एंड लास्ट में एक थ्योरी और पूछी गई, लास्ट में एक थ्योरी पूछी। क्या सारे क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं भाई, सारे थोड़ी ना कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 7 में से 2 छोड़ सकते हो उसमें आप, 2 छोड़ सकते हो आप। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट सेंटर? आपने ग्रुप 1 में पढ़ा है कॉस्ट सेंटर, एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर से कैसे डिफरेंस है ये आप यहां पढ़ोगे। तो सर आप देखिए टोटल 128 मार्क्स में से 28 छोड़ो, एमसीक्यू छोड़ो 2 मिनट के अंदर। अब ये देखो कि हमारे पास 7 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, तो 98 मार्क्स है। इस 98 मार्क्स के अंदर 14 मार्क्स का थ्योरी आई, 84 नंबर का प्रैक्टिकल आया, 84 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ठीक है सर। और अगर आप एमसीक्यू वगैरह जोड़ लेते हो तो एक अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा पूरे पेपर का, 80-20 का रेशियो रहेगा, 80% प्रैक्टिकल और 20% आपका थ्योरेटिकल। बट समझिए ये थ्योरी वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है ना, तो अब कितनी आई, बाकी में से सिर्फ एक ही थ्योरी पूछी गई। तो ये देखा जाता है, तो थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, इसलिए मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि हम मेन फोकस पहला हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, एंड लास्ट में हम जो हमारे चैप्टर है जितनी थ्योरी रह गई है, इंपॉर्टेंट थ्योरी जितनी भी है वो सारी मैं लास्ट में आपको कराऊंगा, विद क्लास दूंगा। ये नहीं कि नोट्स पकड़ के छोड़ दिया पढ़ लो, विद क्लास कराएं। आइए सर, बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, 2 कॉपी बना लेनी है, एक कॉन्सेप्ट की एक इसकी, लिख लीजिए सिलेबस। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ बेसिक पार्ट जो आपको समझना जरूरी है इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। आइए 2 मिनट दीजिए, पानी भी लूं। चलिए दोस्त, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये मेरे खुद के नोट्स होंगे, सिंपल। लेकिन लिख लीजिए, इसको लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं, बाकी के लिए मैं आपको नोट दे दूंगा जब मैं आपको मॉड्यूल 1 पढ़ाऊंगा अलग से, तो आपको नोट दे दूंगा और अलग से फिर से बताऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह चीजें। पर अभी के लिए
क्योंकि हमें सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, हमें पता होना चाहिए कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, इसमें सब कुछ चीजें पता होना चाहिए। इसलिए अभी के लिए आपको ये लिख लीजिए, ठीक है सर। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट टू मेक effective decision about the business, to make effective decision about the business। इसी के बाद to take meaningful step, to take meaningful step and strategies। पहला पॉइंट में हमने कहा गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है। सर किसको हेल्प करता है? मैनेजमेंट को हेल्प करता है। किस चीज के लिए हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग लेने के लिए और स्ट्रेटेजी और स्टेप्स लेने के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और हेल्प किसको कर रहा है, किसकी हेल्प करता है ये? सर ये करता है मैनेजमेंट की हेल्प। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है। मैनेजमेंट कौन भाई? किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं, बड़े लेवल पे जो बैठे होते हैं, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, वो एक मैनेजमेंट करते हैं कंपनी का, उनको मदद करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरी बात देखिए, किस चीज में मदद करता है सर? डिसीजन लेने पे। किस चीज पे हेल्प करता है? डिसीजन लेने पे। डिसीजन लेने पे हेल्प करता है। और सर स्टेप्स, डिसीजन लेने पे तो हेल्प करता है। और एक मीनिंगफुल स्टेप्स कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करेगा, कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा स्टेप्स ले पाए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छी स्ट्रेटेजीज बना पाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो डिसीजन ले पाए और मीनिंगफुल स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज बना पाए या स्टेप्स ले पाए अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। जबकि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़कर आए हो, तो वहां पर आपको क्या बताया गया था? कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है कॉस्ट की कंप्यूटेशन, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस होता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि आपको समराइज करना, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना, ये सब काम किसका होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। तो तीनों में क्या फर्क है? बिल्कुल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई, समराइजिंग, और आपके पास क्लासिफिकेशन, ये काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल इन कॉस्ट, ये काम होता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या करना होता है? डिसीजन, किस तरीके से अच्छा डिसीजन ले पाई मैनेजमेंट, उसके लिए काम करता है कि मैनेजमेंट कैसे डिसीजन ले पाएगी अच्छे से अच्छा, कैसे अच्छा स्टेप्स ले पाएगी और कैसे अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाएगी। असल में आ गई। तो तीनों में एक डिफरेंस है दोस्त। तो यहाँ पर हमें किस पे बात करनी है? हमें पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है अपने मैनेजमेंट के लिए। एक बात का ध्यान रखना, मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और काम कर रहे हो आप किसी कंपनी के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, और आपके ऊपर सीईओ आपसे कहता है कि सर बताइए किस तरीके से डिसीजन ले जाए, हमें कुछ डाटा दीजिए जिससे हम डिसीजन ले पाए। तो वो डाटा आपको निकाल कर देना है, उनको आपको सजेस्ट करना है कि सर 3 ऑप्शन है, इस 3 में से मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, कॉस्ट कम आती है, सब कुछ कम खर्चा होता है, इफेक्टिव लग रहा है। ये सारी चीजें हम सीखने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो मैनेजमेंट फिर आपकी बात सुनकर डिसीजन लेगा, आपकी बात सुनकर डिसीजन लेगा कि हाँ यार ये बात सही कह रहा है, इसने जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 बेस्ट है। तो यहां पर हमें यही करना है दोस्त।
यहां पर हमें यही करना है, पर इसके लिए हम कैसे करेंगे, हमें कॉस्ट को कंप्यूटेशन करना होगा ना, तो कॉस्ट भी तो चाहिए, हमें रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और आपका पास समराइजिंग, क्लासिफाई भी करना होगा, तो फाइनेंशियल भी चाहिए। इसलिए कहा गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड है बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग पर। बिना इन दोनों के मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो नहीं सकती, इनका भी इंप्लीमेंट होगा। इसलिए हमेशा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तब पढ़ाना चाहिए जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़कर आ चुके हो, और ये भी एक रीजन है, इसलिए मैं कहता हूं ग्रुप 1 पहले और ग्रुप 2 बाद में दो। आइए सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंड ऑन, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिपेंड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस पे डिपेंड है, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंड है, क्योंकि इनके बिना तो भैया डिसीजन कैसे लिया जाए, डिसीजन लेने के लिए डाटा तो चाहिए, डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग लाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, क्लासिफाई करना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों पर डिपेंड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप डिसीजन तभी ले पाओगे जब इन डाटा मिलेगा, और डाटा इन दोनों से ही मिल सकता है, राइट। इसलिए ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको इंटर ग्रुप 1 में देखने को मिलेंगे, इसलिए उसको पहले करो। कई सारे रीजन है दोस्त, कई सारे रीजन। डिपेंड कैसे है, इसके लिए मैं नीचे ले देता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलेंगे, एक तरीके का डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग है। एंड डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग होता है, और ये डिसीजन तभी लिया जा सकता है जो इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग क्रिएट करके देंगे। इसलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो हमें कौन देगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो इंफॉर्मेशन हमें देंगे, उस बेसिस पर हम डिसीजन ले पाएंगे। आई बात समझ में दोस्तों, क्लियर हुई बात है? ठीक है, अब कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। द ओनली यूजर the only user of management accounting, the only user of management accounting is management. The only user of management accounting is management. सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं? जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर होते हैं, बैंक एक्सटर्नल हो गए, डेटर, क्रेडिटर, ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ही यूजर है, सिर्फ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती ही मैनेजमेंटों के लिए है और किसी के लिए नहीं होती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ही यूजर्स होता है। सर क्या इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है? जैसे आपने कॉस्ट शीट पढ़ी तो वहां पर स्पेसिफिक फॉर्मेट था, जो आपने आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो तो वहां पर पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट का स्पेसिफिक फॉर्मेट है। तो क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते टाइम हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है इसको प्रेजेंट करने के लिए? देयर इज नो सच स्पेसिफिक फॉर्मेट, देयर इज नो set format for presenting information in management accounting. कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट यहां पर नहीं है
कि आप यही स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको अपनाना है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर प्रेजेंट करना चाहते हो, कोई भी तो किसी तरीके से भी आप बस डाटा ला कर दो, हम उसको करेंगे सॉल्व और उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे, कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं हमें यहाँ पर अपनाना। इसको उतार लीजिए जल्दी से साहब। देखिए एक लाइन और लिख लीजिए कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब देखिए क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सबसे एक खासियत बात यह है कि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट इसको पूरी नहीं करनी होती। जैसे आपने देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो कंपनीज एक्ट आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो कंपनीज एक्ट आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट ऑडिट का कहीं ना कहीं रोल आता है, कंपनीज एक्ट के अंदर एक कॉस्ट ऑडिट रूल्स होते हैं, कॉस्टिंग से रिलेटेड रूल होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। कहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग में किस कंपनी में ऑडिट होगा, कॉस्ट ऑडिट कहां पर नहीं होगा, कोई मैनेजमेंट ऑडिट थोड़ी होता है, ठीक है सर। फाइनेंशियल ऑडिट होता है, अकाउंट्स का ऑडिट होता है, कॉस्ट का ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट नहीं होता है। इसलिए देयर इज नो स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी, लॉ में स्टैट्यूटरी को लॉ में स्टैट्यूटरी बोलते हैं, इंग्लिश में कंपलसरी कहा था। कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस पे लगेगी, जबकि कंपनीज एक्ट तो दोनों पर एप्लीकेबल होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इसको उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए। तो ये सर पूरा बेसिक था, ये कुछ बातें थी जो आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड। और भी बहुत सारी बातें, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिवर्सल सेट है, सभी के लिए काम आता है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सबसेट है, अगर आप सेट चैप्टर पढ़ के आए हो फाउंडेशन में, तो सबसेट क्या होता है, किसी का पार्ट होना। एक वाइडर जो टर्म होती है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, एक सबसेट क्या होता है, उस वाइडर टर्म के कुछ पार्ट होना, उसको सबसेट कहा जाता है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं वो सबसेट होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट एक वाइडर टर्म है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों के लिए बातें होती है। डिसीजन लेना है तो क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करनी है, सॉरी डिसीजन लेना है तो क्वालिटेटिव, कैलकुलेशन करनी है तो क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। कई सारी बातें हैं, इन डेप्थ तो अभी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट अभी मेरा पर्पस नहीं है कि थ्योरेटिकल पार्ट को समझाना। मेरा पर्पस अभी ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू मिल जाना कि कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से अलग होता है, और आपको इस पर्टिकुलर पार्ट चैप्टर के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर करना क्या है। हमें यहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट के लिए काम करना है और मैनेजमेंट को उस डाटा को देना है जिससे मैनेजमेंट स्टेप्स ले पाए, स्ट्रेटेजी बना पाए और डिसीजन ले पाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही चीजों पे बेस्ड है, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पे, दोनों पे डिपेंड है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसी बेसिस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट द्वारा, ठीक है। उसी बेसिस पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और उसी बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जो यूजर्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो सिर्फ मैनेजमेंट होता है और इस पे कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रेजेंट करने का। एंड लास्ट, देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये 6 पॉइंट आपको बताया और 6 के 6 आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, और फिर हम अपनी क्लास को यहां पर समाप्त करते हुए हम पढ़ेंगे क्या अगली क्लास में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक बड़ा चैप्टर हम उठाएंगे और बहुत डिटेल में और बहुत ही जीरो लेवल से, ये ना समझते हुए कि आपने कॉस्टिंग, अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी ग्रुप 1 में पढ़कर आए हो, ऐसा नहीं समझते हुए, ये समझते हुए पढ़ाऊंगा कि पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ग्रुप 2 पहले दे रहे हैं तो मुझे उनका भी फिक्र है, दे दो आप पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार पढ़। तो जो मैंने तरीका फॉलो करा है आप कृपया करके वही तरीका फॉलो करिएगा। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्या है, कैसे कैसे हमें कोर्स कंप्लीट करना है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने डालूंगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है सर। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरा, स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्ट्रेटेजी बनाने में और स्टेप्स, मीनिंगफुल स्टेप लेने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या था, डिपेंड करता है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं उस बेसिस पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और उसी से डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग भी कहा गया।
इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है? सिर्फ मैनेजमेंट है, कोई एक्सटर्नल कोई इंटरनल नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट। इंटरनल हो गया ना मैनेजमेंट, तो सिर्फ मैनेजमेंट है, ना इंप्लॉई है, ना डेटर, ना क्रेडिटर और कोई, ओनली मैनेजमेंट इज द यूजर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रेजेंट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है और देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कंपनी एक्ट के कोई भी रिक्वायरमेंट इसको फॉलो करने की नीड नहीं है। तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। तो आज की क्लास के अंदर आपको सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझाना था, क्या होता है और किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से अलग है। दोस्तों अगली क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं जिस तरीके से करा रहा हूं वैसे करिए, आपको गारंटेड है मिनिमम एग्जाम्पशन लेकर आएंगे आप, अगर आपने मेरी पूरी क्लास देख ली है तो मिनिमम एग्जाम्पशन आएगी ही आएगी। स्टूडेंट बस क्लास ही नहीं देख पाते, उनको लगता है यार इतनी सारी क्लास कैसे करेंगे। बस ये आप समझिए, एक क्या होता है ना, एक वो होता है आपके पास डिसिप्लिन होता है। मैंने कहा 160 आवर की मेरी क्लास है, 160 घंटे की मेरी क्लास है। अगर मैं 1 घंटा मतलब 1 घंटे की क्लास में रोज लूं, 1 घंटे में 1 घंटे बोलो मिनिमम सबसे, तो क्या होगा 30 घंटे में पढ़ लूंगा महीने में। तो अगर मैं 1 घंटे की क्लास रोज दूंगा तो 30 घंटे पढ़ूंगा, तब भी आपका ओवरऑल 5.3 मतलब 5.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और 6 महीने का आपका कोर्स है, 6 महीने का आपका रहता है। पर 1 घंटा तो कोई नहीं पढ़ता ना दोस्त, 1 घंटे से तो चीजें होती नहीं है। मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं, अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लोगे 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है कोर्स। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जॉब वाले हैं, जो 1 घंटा दे सकते हैं, वो 5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। पर 1 घंटा कोई नहीं पढ़ता सर। कम से कम एक सब्जेक्ट को 2 घंटे आपको देने चाहिए, 2 क्लास आपको एटलीस्ट देखनी चाहिए। मेरे सब्जेक्ट की भी एक दिन में कम से कम 2 क्लास आप देखिए, तभी मजा आएगा, तभी पढ़ने में भी आपको सही लगेगा। तो 2 क्लास आप देखोगे तो कैसे काम करेंगे। लेट्स सपोज 160 आवर की क्लास है और आपने एक दिन में 2 घंटे की क्लास देखी, सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे देखी तो 30 दिन में 60 घंटे की क्लास देख ली। जैसे ही मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूं, आपका 2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट होता है, 2.5 महीने। मुझे बात बताइए सर, क्या 2 घंटे एक दिन में नहीं दे सकते? 2.5 महीने छोड़ो, 3 महीने लगा लो, 3 महीने लगा लो, 1.5 घंटा देख लो। जैसे आप अगर आप 1.5 घंटा देखते हो तो 45 आवर आपने क्लास देखी एक महीने में, तो 160 आवर को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने महीने चाहिए? लगभग 3 से 3.5 महीने चाहिए। 1.5 घंटा तो देख सकते हो। कितने महीने में आपका टाइम होता है? आपके पास 5 महीने होते हैं। ग्रुप 1 का एग्जाम खत्म होने के बाद ग्रुप 2 में 5 महीने का समय होता है। ग्रुप 1 होता है जून में एग्जाम और ग्रुप 2 का दिसंबर में है। लेट्स सपोज जून में खत्म हुआ एग्जाम, दिसंबर में आपने शुरू करा, जून में स्टार्ट करा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक आपके 5 महीने हो गए। मैं कह रहा हूँ 3.5 महीने में मैक्स कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप 1.5 घंटा भी पढ़ते हो तो। उसके बाद रिविजन ही रिविजन। पर अगर आपका दिसंबर में ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 जून में दे रहे हो, तब भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने अब भी आपके मई तक, 3 महीने में कोर्स और 2 महीने रिवीजन। क्यों नहीं होगा सर? बस पता क्या होता है, प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़ते नहीं हो, रेगुलर पढ़ते नहीं हो, यह है दिक्कत। कभी पढ़ लिया बहुत ज्यादा, कभी पढ़ाई नहीं, तो वो नहीं चाहिए। 2 घंटे रोज पढ़ लो, बस ये चाहिए। कैसे नहीं होगा 3 महीने में कोर्स कंप्लीट? तो संडे संडे मत भी पढ़ना, तब भी 2 महीने अगर 30 दिन पढ़ते हो ना, 2 घंटे 30 दिन पढ़ते हो, तो आपके पास 2.5 महीने में कोर्स होता है। मैं कह रहा हूँ संडे संडे मत छोड़ दो, 4 दिन छोड़ दो, कम से कम मंडे टू सैटरडे तो 2 घंटे पढ़ो, है ना, आपके कोर्स 3 महीने में हो जाएगा। सर ये होता है आप कितने डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। फिर बाद में ये लॉजिक नहीं देना चाहिए कभी भी किसी स्टूडेंट को कि यार इतना कोर्स इतना हैवी आर्ट्स का बना दिया, मैं कैसे करूंगा। ये चीज सही नहीं है, क्योंकि वो आप कर लोगे पर आप करते नहीं। अगर आप 24 घंटे में से 8 घंटे नहीं पढ़ रहे ना, तो बेकार है फिर आपका पढ़ना। 8 घंटे का मतलब 2-2 घंटे की 2 क्लास नहीं, 2-2 घंटे की क्लास भी नहीं ले रहे ना, 2-2 घंटे नहीं पढ़ रहे आप किसी भी सब्जेक्ट को, तो क्या फायदा? 8 घंटे कुछ भी नहीं होता सर। हम तो अपनी क्लास में 12-12, 13-13 घंटे पढ़े हैं लाइब्रेरी में बैठकर, हमें पता है ना। ऐसे नहीं निकलता कि कोई कहता है ना कि सर आपने तो पहले टाइम में निकाल लिया, मतलब बेसिकली कि कोई स्टूडेंट कहता है ना किसी दूसरे स्टूडेंट को कि आपने तो पहले स्टैंड में कैसे निकाला, इसका पहले पे कैसे निकला, तू तो मैं तो निकल ही रहा। तो भाई वो 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहा है और तुम पढ़ ही नहीं रहे। तो ये फर्क होता है सर, आपकी पढ़ाई पर फर्क है, आप कितना पढ़ रहे हो। आपने मन मर्जी करा, आपने कहा चलो आज पढ़ लेता हूँ, मन नहीं करा कल पढ़ लेता हूँ, ये होता नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। आप पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया। लड़कों में ज्यादातर होता है चलो घूमने चले गए, चलो चाय पीने चले गए, चलो सुट्टा मारने चले गए, चलो यही होता है बस। लड़कियों में क्या होगा? लड़कियों में ये होगा यार काम कर लो, थोड़ा नाटक देख लो सास बहू के। डिसिप्लिन जिसने दे दिया ना दोस्त, डिसिप्लिन से आपने पढ़ लिया ना, तो आपका कोई भी कोर्स नहीं होगा,
मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट है, एक 168 आवर की क्लास है कॉस्ट अकाउंटिंग के, 2.5 महीने में पूरा करके दिया उसने मुझे। कह रहा सर सिर्फ 2 घंटे पढ़ा था मैंने, सिर्फ 2 से 3 घंटे में पढ़ता था, रोज पढ़ता था, पर 3 महीने में मेरा कोर्स हुआ, बहुत मजा आया, सारा कर लिया मैंने। और कुछ स्टूडेंट होता है 40 घंटे भी नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि गलती उनमें है सर, गलती कोर्स में नहीं है, गलती कोर्स ज्यादा बढ़ाने की नहीं है। कोर्स ज्यादा बढ़ाने का मतलब आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, आपको एक ही चीज बताई, इस बात को समझिए, जहां पर आवर्स कम होंगे वहां क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, आप देख लेना। वहां कॉन्सेप्ट में नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा कॉन्सेप्ट में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, क्वेश्चंस में होगी। कैसे करा देगा वो 50 क्वेश्चन, टाइम तो चाहिए ना, समझिए इस बात को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।